हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आता रहता हूं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत सारे ऐसे सिस्टम आपको बताने वाला हूं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायता करेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान से सुने और उनको थोड़ा याद रखने की भी आपको ज़रूरत है। और याद ऐसे डायरेक्ट रहता नहीं है, तो कई बार आप जब वीडियो सुनेंगे तो कॉपी पेन साथ में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जब नोट कर लेंगे उसको कभी भी सुबह से शाम तक आप जब मन में आए, ध्यान आए तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक देखिए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड का मतलब होता है कि जो अपने कंप्यूटर से अटैच किए जाते हैं, कहीं से लिए जाते हैं और उनको किस प्रकार से अपने सिस्टम्स के साथ जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है और जिन्हें मशीन या कई प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बेसिकली कंप्यूटर्स नहीं है लेकिन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्बेडेड सिस्टम्स। ध्यान दीजिए, जैसे बहुत सारे जो एम्बेडेड सिस्टम तैयार किए गए हैं वो हैं कारों के लिए, टेलीफोन के लिए, मॉडेम, रोबोट या दूसरे बहुत सारे उपकरण हैं, खिलौने हैं, सुरक्षा प्रणाली है इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपका थंब स्कैनर होता है या आई स्कैनर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेसमेकर है, टेलीविज़न सेट है, सेट टॉप बॉक्स हैं, डिजिटल घड़ियां हैं। इनमें सब में कंप्यूटर के द्वारा यदि इसको कंट्रोल किया जा रहा है तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाएंगे, आपके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि उनके बिना वो चलना ही नहीं है उसको। तो इसमें भी सॉफ्टवेयर डाला गया है और उसके द्वारा उन सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल किया गया है। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड। बहुत सारे दूसरे जितने कठिन से कठिन जो प्रणालियाँ होती हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे आपका हवाई जहाज़ है, मिसाइल हैं, इनको नियंत्रण करने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं उन सभी को क्या कहा गया है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। एक सॉफ्टवेयर बताए गए हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि जिनका लाइसेंस जो है वो आपको खरीदना पड़ता है, इनका मालिकाना हक जो होता है उसके मालिक पर ही निर्भर रहता है। इसको हम यूज़ करना है तो उससे पहले उसको परचेज़ करना पड़ेगा। यदि आपने इसको परचेज़ नहीं किया है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप फॉर्जरी कहलाएंगे और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो मालिकाना हक जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने सॉफ्टवेयर बनाती हैं लेकिन जब दूसरे को देती हैं तो उसको पहले सेल करती हैं और उसका एक लाइसेंस देती हैं। एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कोड, जो हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा और प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो प्रोग्राम तैयार करने के बाद जब उसको यूज़ किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड बनता है, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। तो हम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में आते हैं और अपना सोर्स कोड प्रोवाइड करने की फैसिलिटी भी देते हैं तो वो कहलाते हैं ओपन सोर्स, लेकिन उसके लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। हम उस सोर्स कोड को यूज़ करके उसमें कुछ नया अमेंडमेंट करके, नई प्रोग्रामिंग करके एक नई एप्लीकेशंस मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो कहलाते हैं आपके ओपन सोर्स। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, फायरफॉक्स है, ओपन ऑफिस, जेम्प है ना, अल्फ्रेस्को, ये सारे के सारे, आउटलुक है, माई एसक्यूएल, एस्ट्रिस्क और बीएसडी और सन, इनके भी ओपन सोर्सेज आते हैं बहुत सारे। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये आपको अपने
कोड भी प्रोवाइड करते हैं, सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं, जिनको आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और उसके द्वारा एक नए सिस्टम जो है वो अपने लिए या मार्केट के लिए आप तैयार करके रख सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। आगे दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। हमें यदि कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, तो हमें किसी न किसी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी जो कंप्यूटर की भाषा कहलाएगी। जैसे हम यदि आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, है ना, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से। यदि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। और कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो मैंने पीछे बताया हुआ आपको कई वीडियोस में कि लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो मैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं और किस किस प्रकार से उनको यूज़ किया जाता है। तो ये कई कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। जैसे सबसे पहले लैंग्वेज दी है लो लेवल। लो लेवल और हाई लेवल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। लो लेवल मतलब कंप्यूटर से जितनी नज़दीक लैंग्वेज होती है उसे क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। मतलब उसमें ज़्यादा ट्रांसलेटर की आवश्यकता ना पड़े, वो आसानी से समझ जाए, वो लो लेवल हो गई। हाई लेवल का मतलब जो समझ में ना आए, तो कंप्यूटर के तो वो हाई लेवल हो गई, लेकिन वो हमारे लिए लो लेवल कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें आसानी से काम कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी होती हैं वो जस्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको ज़्यादा ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कंप्यूटर आधा उनको ऐसे ही समझ जाता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको समझने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये जो होते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं, या और उसको जो है हमारी भाषा को जो है वो कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर जो है, मशीन जो है उसे आसानी से समझ जाए। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ध्यान दीजिए। एक तो है मशीन लैंग्वेज, ये 0-1 में ही काम करती है। जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही कोड जो होते हैं उनको समझते हैं। तो वो मशीन भाषा है, इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा सीधा हम मशीन लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं और कंप्यूटर उसे आसानी से समझ लेता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सारे के सारे ऐसे ही थे कि उसमें डायरेक्ट मशीन कोड को ही यूज़ किया जाता था और उसी में कोडिंग की जाती थी, कंप्यूटर भी उसको समझता था। लेकिन ये थोड़ा कठिन था। उसको आसान बनाने के लिए एक असेंबली लैंग्वेज आई जिसमें थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया गया और ये जो कोड थे इनको एक नाम दिया गया, अंग्रेजी शब्दों का नाम दिया गया एक। जैसे आपका PRN प्रिंटर के लिए हो गया, है ना, COM, COM, जैसे आपके जितने कंपोनेंट्स बाहर से आप लगाते हैं वो COM पोर्ट में लगाते हैं आपके, है ना। तो AUX ऑक्सिलरी मेमोरी के लिए। तो इस तरह से जो कोड रखे गए, उन कोड को भी थोड़ा मशीन आसानी से समझ लेती थी क्योंकि वो कोड भी ज़्यादातर इन्हीं के ग्रुप से बनते थे। तो ये दोनों लैंग्वेज जो हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज में। दूसरी लैंग्वेज आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी लैंग्वेज होती हैं वो जस्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज इसलिए क्योंकि उनके जो कोड होते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं और उनको आसानी से यूज़र समझ सकता है। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे इसके उदाहरण देखें, पास्कल, फोर्ट्रेन, C++, जावा, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जब इसमें कोड हम लिखते हैं तो उसको किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंपाइलर हो गया या इंटरप्रेटर हो गया। तो उसके द्वारा ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना पड़ता है, तब उसको मशीन जो है वो समझती है। तो कुछ लैंग्वेज ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे आपकी एप्पल स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, VB स्क्रिप्ट, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो होती हैं वो कौन सी लैंग्वेज कहलाती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
और इनका यूज़ जो है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जो ऑब्जेक्ट्स पर ही आधारित होती हैं। जैसे आपकी C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन, स्विफ्ट लैंग्वेज है। ये किसी न किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख करके तैयार की जाती हैं। ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने हम नाम लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ही कहलाती हैं। जैसे यदि मैं कंप्यूटर नाम लेता हूँ, कार, पेन, चेयर, टेबल, है ना, बुक, मैगजीन, कुछ भी नाम लें, इवन हम लोग भी ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे स्टूडेंट, मैन, वुमेन, है ना, गर्ल, बॉय। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अपना बिहेवियर होता है। तो ये जब मैं जावा लैंग्वेज के लेक्चर पढ़ाता हूँ तो तब बताता हूँ, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ इसके बताए हैं, तो उसमें भी बताया गया है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनका अपना बिहेवियर होता है या अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन चीज़ों को जो हैंडल आसानी से कर सकती हैं लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक आती है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजर का मतलब होता है एक फंक्शन जो स्टेटमेंट का ग्रुप होता है और कोई ना कोई कार्य करता है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम कॉल करते हैं और वो कोई ना कोई पर्टिकुलर कार्य करते हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए इनका जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे फॉर्ट्रेन, एल्गोल, बेसिक, कोबोल, ये भाषाएं जो हैं ये उदाहरण हैं किसके? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। दोस्तों अगला टॉपिक है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मैंने पहले बताया हुआ है आपको, क्योंकि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, इनको एक ट्रांसलेटर की कैटेगरी में रखा गया है। यदि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, C++, जावा, कोबोल, बेसिक इत्यादि में, तो हमें इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा में या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे गए जितने भी निर्देश होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है और मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है ताकि मशीन उसे आसानी से समझ सके। लेकिन ये जो कोड होता है, इंटरप्रेटर है, ये कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड नहीं करेगा, ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा और सीधा सीधा मशीन को समझा देगा। दूसरा जो है वो है कंपाइलर। ये भी एक ट्रांसलेटर है। ये क्या काम करता है? कंप्यूटर की जितनी लैंग्वेजेस होती हैं, तो जैसे C++, जावा वगैरह, उसमें कंपाइलर का उपयोग होता है। तो ये पूरे के पूरे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को रीड करता है, रीड द प्रोग्राम एज ए होल एंड कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड। मतलब पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड करेगा, ये लाइन बाय लाइन रीड नहीं करता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि मशीन उसे आसानी से समझ ले। तो इंटरप्रेटर जो है वो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा आगे बताए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाले जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये भी कई प्रकार के होते हैं। जितने कंप्यूटर के काम होते हैं उसका जो जितना इंटरनल पार्ट हैं, आउटर मोस्ट पार्ट हैं, उसके पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के हैं। सबसे पहले दिया गया है सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। तो सिंगल टास्किंग का मतलब ये है कि एक समय में केवल एक ही यूज़र काम करेगा और एक ही कार्य करेगा। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक यूज़र जो है वो कई प्रकार के पेरिफेरल डिवाइसेस को एक साथ जो है वो हैंडल कर सकता है और बहुत सारे नेटवर्क पर यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग के लिए आपका जैसे डॉस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक समय में केवल एक ही काम करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है उसमें। मल्टीटास्किंग जैसे लाइनक्स है, विंडोज़ है,
एक समय में कई काम कर सकते हैं और कई जो आपके डिवाइसेस हैं उनको उपयोग कर सकते हैं, कई काम एक साथ कर सकते हैं हम लोग। दूसरी जो कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है सिंगल और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र का मतलब कि एक समय में एक काम करना या एक समय में एक से ज़्यादा काम करना और कई लोगों को एक साथ किसी फाइल या किसी ऑब्जेक्ट को शेयर करने की फैसिलिटी देना। एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे नेटवर्किंग में आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाए, क्योंकि एक नेटवर्क में कई लोग काम कर सकते हैं और वो सारे के सारे एक सर्वर से जुड़े हुए होते हैं और जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी फाइलें सर्वर पर मेंटेन होती हैं और सर्वर उनकी प्रोसेसिंग करता है। एक होते हैं आपके टेम्पलेटेड, तो इसका मतलब यदि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इससे जुड़ना है, जैसे यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं और आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से उसी से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रोटोकॉल आते हैं। टेलनेट प्रोटोकॉल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वो क्या करता है कि यदि नेटवर्क में कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा और उसकी फैसिलिटी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से टेम्पलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी कई जगह पर उपयोग किया जाता है। एक होते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब ये होता है कि एक अपना सिस्टम तो चल रहा है लेकिन उस सिस्टम में दूसरे सिस्टम को एम्बेड करना, दूसरे सिस्टम को लाना, जैसे विंडोज़ सीई या यूनिक्स है, मिनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे में एम्बेड किए जा सकते हैं, एक दूसरे में उपयोग किए जा सकते हैं। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रियल टाइम का मतलब कि जिस समय हम कार्य कर रहे हैं उसी समय पूरे नेटवर्क में उसका उपयोग होना, जहाँ जहाँ पर भी वो नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ पहुँचना। जैसे यदि आप रेलवे में रिजर्वेशन करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई एक रूट से दूसरे रूट तक दो व्यक्ति जा रहे हैं सेम लोकेशन पर, यदि एक आदमी जो है वो अपनी सीट बुक कराता है तो क्या वही सीट दूसरे आदमी को उसी समय मिल जाएगी, या दूसरी जगह से कोई बुकिंग कर रहा है सेम टाइम पे तो दो सीट एक आदमी को कैसे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो जैसे ही एक विदिन सेकंड आप कोई सीट बुक करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरे सिस्टम में पहुंच जाती है कि ये सीट बुक हो चुकी है और ये सीट किसी दूसरे को ना दी जाए, उसको समस्या हो सकती है। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये ऐसी सेवाएं हैं जो नेटवर्किंग के लिए या बुक्स के लिए ये प्रोवाइड की जाती हैं और 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। तो इसके लिए सिस्टम ही अलग बना दिए जाते हैं और जब भी कोई यूज़र उनसे जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया तो सबसे पहले जो है वो MS DOS। MS DOS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन इसका यदि कोई मैनुअल पढ़ता है तो उसमें काफ़ी कुछ दिया गया है, क्योंकि ये DOS जो है वो ओरिजिनल IBM कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया था। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बाद में IBM और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलग अलग हो गई तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम हुए हैं सेम, वो दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन IBM कंपनी ने जो DOS बनाया था उसका नाम रखा PC DOS, पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया था। और जो माइक्रोसॉफ्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगी तो उसका नाम रख दिया MS DOS। तो दो नाम थे मार्केट में, उनकी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि MS DOS जो था वो 1980 के दशक में तैयार किया गया था और उसके बाद जो अगला सॉफ्टवेयर निकला वो निकला विंडोज़। ये 1991 में विंडोज़ जो है वो मार्केट में रिलीज़ किया गया था। ये DOS पर आधारित था। तो ये यदि DOS की बात करें तो ये CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI का मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, सिंगल कैरेक्टर, मतलब आपको कमांड लिखनी है तो कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी, उसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, उसका सिंटैक्स याद होना चाहिए, तभी वो कमांड काम करेगी, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। और इसमें माउस का यूज़ नहीं किया जाता था, ये ग्राफिकल नहीं था। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम निकला वो था विंडोज़।
इसका नाम रखा गया GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इसमें माउस का उपयोग हुआ, कलर का उपयोग हुआ, सारे के सारे काम बहुत ही आसानी से किए जाने लगे। डॉस में जो था वो एक एक आपको वर्ड, उसकी स्पेलिंग, उसका सिंटैक्स, उसकी कमांड्स, उसके ऑप्शंस सब याद रखने की आवश्यकता होती थी। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको याद रखने की कमांड की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आप राइट क्लिक करेंगे और कमांड चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं आपको डॉस और विंडोज़ में काम करके बताता हूँ। यदि आपको डॉस यूज़ करना है तो यहाँ पर लिखिए आप कमांड, तो ऊपर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट लिस्ट में आ रहा है। इसको आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद इसमें लिखा रहता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स इसमें मिल जाते हैं कुछ कमांड्स के लिए। तो ये डॉस आपका यहाँ पर ओपन हो गया। कोई भी कमांड चलानी, जैसे मैं डी ड्राइव में जाता हूँ तो D: लिखेंगे, एंटर कर देंगे तो डी ड्राइव में पहुँच गए। मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसमें MD और MKTC ऐसा नाम दे दिया मैंने, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कोई एरर मैसेज नहीं आया और वो डायरेक्टरी आपकी तैयार हो गई। मैं देखना चाहता हूँ तो मैं dir करूँगा, एंटर करूँगा तो देखिए इसमें एक MKTC नाम की भी डायरेक्टरी बनी होगी। इसके अंदर पहुँचना है तो CD MKTC, और इसमें लिस्ट देखनी है कि किसी प्रकार की फाइल है या नहीं है तो मैं dir लिखूँगा तो देखिए अभी तक 0 बाइट्स, इसमें किसी प्रकार की कोई फाइल नहीं है। यदि मैं फाइल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए कॉपी कॉन और फाइल का नाम दे दूंगा मैं, जैसे abc.txt ऐसा नाम दे दिया। नाम कोई भी हो सकता है। तो कौन का मतलब होता है कंसोल, कॉपी का मतलब कि जितने भी टेक्स्ट हम लिखते जाएंगे वो कॉपी करे कंप्यूटर और इस फाइल में डाल दे, जिसका नाम होगा abc.txt। एंटर किया, मैंने ऐसे लिख दिया हेलो माय नेम इज़ मनीष कौशल फ्रॉम MK टेक्निकल क्लासेस। तो इतना मैंने लिखा, मैं इतना ही डेटा लिखता हूँ। Ctrl+Z से इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए ध्यान दीजिए Ctrl+Z या F6 जो है वो फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। एंटर किया, फाइल आपकी बन गई। इससे आपको बाहर आना है तो एग्जिट कमांड करेंगे यूज़ और बाहर आ जाएंगे। ये काम देखिए दोस्तों मैंने डॉस में किया, लेकिन विंडोज़ में भी आ चुका होगा। यहाँ पर आए आप विंडोज़ में, डी ड्राइव में गए तो डी ड्राइव में देखिए MKTC बना हुआ है फाइल। इसको क्लिक किया, ABC फाइल बनी हुई है। इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये मैटर लिखा हुआ है। लिखा मैंने डॉस में और यहाँ भी आ गया। तो यहाँ हमें ना तो टाइप करना पड़ेगा, जैसे डिलीट करना है तो वहाँ तो कमांड चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ क्रिएट करना है तो राइट क्लिक किया, न्यू किया, फाइल का नाम दिया यहाँ पर ABC1 और इसको डबल क्लिक किया तो इसमें लिख दिया, कुछ भी मैटर लिख सकते हैं, हेलो दिस इज मनीष कौशल। तो यहाँ फाइल बनाने में और वहाँ फाइल बनाने में कितना अंतर है देखिए। वहाँ पर आपको कमांड लिखनी पड़ रही थी और एक एक कैरेक्टर आपको यूज़ करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ सीधा जस्ट क्लिक करिए, मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। वहाँ डेल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोनों में, डॉस में और विंडोज़ में अंतर है। तो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। तो लाइनक्स जो है वो एक्चुअली में सबसे पहले GNU एक लाइसेंस है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, उसके अंतर्गत इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और 1991 में इसको तैयार किया गया था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी के लिए, सभी यूज़र्स के लिए फ्री उपलब्ध है। और इसमें जिस तरह से डॉस में काम करते हैं, विंडोज़ में काम करते हैं, उस तरह से दोनों फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस विंडोज़ में तो कोई भी आदमी जा सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, उसमें फैट होता है, फाइल एलोकेशन टेबल जिसको बोलते हैं, और उसमें वायरस आने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन लाइनक्स में VFAT होता है, वर्चुअल फैट। इसमें वायरस आने की संभावना नाम मात्र की है, उसमें वायरस होता ही नहीं है। और दूसरा, इसकी जो सिक्योरिटी है, बिना यूज़र नेम पासवर्ड के आप इसमें नहीं जा सकते, उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करती हैं।
आगे दिया गया है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट का मतलब जैसे आपसे यदि कोई पूछे कि आप फाइल बना रहे हैं वो कितने बाइट्स की है, कितने किलो बाइट्स की है, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप उसके बारे में नहीं बता सकते। देखिए जैसे मैंने अभी अभी फाइल बनाई थी यहाँ पर, किस नाम से, डी ड्राइव में MKTC के अंदर ये 2 फाइलें बनाई। अभी कितनी बड़ी फाइल हैं कैसे पता चलेगा? इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी में चले जाएं। तो देखिए दोस्तों ये 32 बाइट की फाइल है। 32 बाइट की कैसी हो गई? मैं एक नई फाइल और बना के बताता हूँ आपको। राइट क्लिक करके न्यू, और नोटपैड की फाइल यहाँ पर ले लेंगे हम, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने MK। इस फाइल को खोलिए, मैं केवल यहाँ पर लिखता हूँ मनीष। ध्यान दीजिए कितने अक्षर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो इससे एक कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट में आता है। मैंने दूसरे वीडियोस में बहुत अच्छे से इसको बताया है। एक कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट में आता है, क्योंकि 8 बाइट का एक आपका 8 बिट्स का एक बाइट होता है और 1 बाइट में एक कैरेक्टर आता है। तो यदि हम देखें जैसे A लिखा आपने, A की वैल्यू होती है 65 ASCII कोड के अनुसार। तो 65 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे आप तो 0 1 0 0 0 0 0 5 0 होती हैं उसमें, और लास्ट में 1। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। यदि 65 है आपके पास डेसिमल नंबर, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये उसकी वैल्यू आएगी। तो इसमें देखिए दोस्तों कितने बिट्स हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिट्स का एक बाइट बनता है और 1 बाइट का एक कैरेक्टर होता है, और इस 65 में कैपिटल A आएगा। मैं कीबोर्ड से भी ऐसा कर सकता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करें आप और 65 लिखें और छोड़ दें, तो देखिए A लिखा हुआ आ गया वहाँ पर। तो ये ASCII कोड का ही कमाल है, क्योंकि उसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है मनीष, कितने अक्षर हैं इसमें, 6। इसको सेव कर दिया। तो कोई अब किसी से पूछे कि भाई इस फाइल का साइज़ कितना है, तो क्या बताएंगे, 6 बाइट का। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी देखिए, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए ये टोटल जो है डिस्क जो है वो 4 KB बता रहा है। ये यहाँ पर देखिए 8 बाइट्स, क्योंकि मैंने स्पेस भी यूज़ किए हैं बीच में। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। तो इसका साइज़ कितना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देखिए, इसका 66 बाइट है। तो उसमें मैं काम यदि करता हूँ और नई फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं और कुछ नहीं लिखूँगा, न्यू, यहाँ पर MK1 नाम बना दिया और इसमें केवल लिखा मैंने मनीष, सेव कर दिया, बंद कर दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी देखी। देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने और काम नहीं किया उसमें तो काम किया था ज़्यादा, उसको मिटाया 20, तो स्पेस रह गया। तो यहाँ पर जो है 6 अक्षर लिखे हैं, तो 6 बाइट ये साइज इसका बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट दी हुई हैं, तो वो यूनिट किस प्रकार से होती हैं। तो यदि आप 0 1 में काम होता है कंप्यूटर में, तो उसको बिट बोलते हैं। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। 4 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम निबल। 8 बिट का कॉम्बिनेशन बाइट, और बाइट के बाद किलो बाइट आता है। तो 1024 जो बाइट होती हैं वो मिलाकर के क्या बनती हैं, किलो बाइट। उसके आगे 1024 का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो 1024 किलो बाइट मिला करके क्या बनेगी, मेगाबाइट। इसके बाद गैगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, यूटाबाइट, ये सारा के सारा यहाँ पर चलता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर बताया है बिट क्या होती है, निबल, बाइट, है ना, और किलोबाइट, मेगाबाइट, गैगाबाइट और टेराबाइट। यहाँ तक आपको लगभग आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।